नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज देश की क्या दुर्दशा है आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई है आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज देश में क्या हालात हैं कानून व्यवस्था की आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। आज देश में किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है और एक समुदाय विशेष खास करके मुसलमानों को काट डालने मार डालने की बात चल रही है, आप इसे भी देख रहे हैं। किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश भर में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। हिंदूवादी शक्तियां किस ढंग से अपने वक्तव्य दे रही हैं। अगर ऐसे में दंगा भड़क जाए और बड़े पैमाने पर कत्लेआम हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। आप यह भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है, किस तरह से संविधान को हटाने की कोशिश की जा रही है, संविधान के मूल्यों को खत्म किया जा रहा है और किस तरह से लोकतंत्र के चारों स्तंभ खतरे में है। लोकतंत्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। व्यवस्थापिका में आप देख ही रहे हैं कि किस ढंग से कानून बनाया जाता है। जबरन गुंडागर्दी के बल पर कानून बनाया गया था, 3 कृषि काले कानून। आपने इस बात को देखा था और इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, हालांकि सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन आए दिन ऐसे कानून बनते रहते हैं जो देश को चलाने के लिए नहीं, देश को तोड़ने के लिए होते हैं। कार्यपालिका की जहां तक बात है तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री किस ढंग से देश को चला रहे हैं और किस ढंग से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, अच्छी तरह से देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के बेटे, राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री के बेटे अगर किसानों को कुचल डालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अगर कहते हैं कि दिल्ली के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो कोई बड़ी बात नहीं, उन्हें मंत्री पद से प्रमोट कर दिया जाता है। और जिस ढंग से मंत्रिमंडल के सदस्य और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए देश को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। और किस तरह से चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी से भटकाया जाता है और ऐसे ऐसे मुद्दे गढ़े जाते हैं जिनसे जनता का वोट खींचा जाता है, उसे भी आप देख रहे हैं। ईवीएम कितना कुख्यात हो चुका है और ईवीएम से संबंधित तमाम सारी गड़बड़ियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन ईवीएम पर बैन के लिए सत्ता पक्ष कसम खा चुका है कि वो ईवीएम नहीं बंद कर सकता है, क्योंकि ईवीएम ही एक ऐसी मशीन है जो उसे सत्ता तक ले जाती है और सत्ता से बेदखल नहीं होने देती। तो ऐसे में क्यों न कहा जाए कि आज हमारा लोकतंत्र, आज हमारा भारत राष्ट्र खतरे में है और इस खतरे में लाने के लिए, खतरे में डालने के लिए
कौन जिम्मेदार है, इसे भी आप अच्छी तरह से देख और समझ रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री चुनकर के पहली बार आए थे तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, जुबानी अभियान भी चलाया था और अमित शाह को आगे कर दिया था कि कांग्रेस को ध्वस्त कर देने के लिए, कांग्रेस को भारत मुक्त कर देने के लिए। कांग्रेस तो भारत मुक्त नहीं हो सकी, लेकिन इन 8 सालों में, मोदी राज के 8 सालों में जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में आया है, जिस तरह से संविधान खतरे में आया है, जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिशें हो रही हैं, इसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। हम तो समझते हैं कि 2013 और 14 से भी बुरी हालत में आज देश पहुंच गया है, चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे वो महामारी का मामला हो, चाहे वो किसानों को लूटने और खेती किसानी को कारपोरेट को दे देने की कोशिश रही हो, चाहे वो CAA NRC ला करके भारत के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की नागरिकता छीनने का कुत्सित प्रयास रहा हो, जितने भी अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कार्य होते हैं, उसे करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं। और ऐसा करने के लिए उसे कहां से ताकत मिल रही है, उसे कहां से ऊर्जा मिल रही है, और उसे कौन सा थिंक टैंक है जो प्रेरित कर रहा है कि अगर भारत में शासन करना है तो गरीबों को गरीब बनाए रखना है, अनपढ़ों को अनपढ़ बनाए रखना है, मुसलमानों को उनके पिछड़ेपन में और उनकी गरीबी में ही जीने देना है, और उनके खात्मे के लिए, उन्हें देश से निकाला करने के लिए, उनकी नागरिकता छीनने के लिए माहौल तैयार करना है, और उसके लिए हिंदुओं का ध्रुवीकरण जरूरी है। अगर हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाएगा तो मुसलमान, अल्पसंख्यक कितना भी कोशिश करेंगे, उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी और वे दोयम दर्जे के इंसान रह जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को कहां से प्रेरणा मिल रही है? आपको पता है कि RSS एक ऐसी संस्था है जो कहती तो है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुरोधा है, लेकिन वह सांस्कृतिक और धार्मिक आर्थिक विनाशवाद की पुरोधा साबित हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब कहते हैं कि वे RSS से आए हुए हैं और आज भी RSS के प्रचारक हैं, तो उन्हें RSS की बात माननी ही पड़ेगी, और अगर नहीं मानते हैं तो RSS की बराबर ताकत अभी प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो 2014 में जिस तरह से कांग्रेस मुक्त का भारत करने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, विपक्ष को खत्म कर देने का अभियान चलाया था, वह अभियान उनका अभी जारी है। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं, इनकी कुटिल नीतियां, इनकी अदूरदर्शी नीतियां, इनकी विचारधारा, इनकी सांप्रदायिक सोच और इनकी कारपोरेट को मजबूत करने की नियति इन्हें सत्ता से हटाने के लिए काफी होगा। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गुरूर है कि उन्होंने अभी 5 राज्यों के चुनाव जीते हैं, लेकिन एक बात बता दें कि इन्होंने एक भी राज्य के चुनाव नहीं जीते हैं, बल्कि इन्होंने 4 राज्यों की अपनी सरकार को बचाई है। जीत तो तब मानी जाती जब वहां पर विपक्ष की सरकार होती और ये भारी बहुमत से जीत हासिल करते। लेकिन 2017 में जो
इनको मत प्रतिशत मिला था और जो जनादेश मिला था उससे कहीं बहुत नीचे आ गए और विपक्ष, खास करके समाजवादी पार्टी, मजबूत हुआ। ऐसे में इनका यह गुरूर, यह अहंकार बिल्कुल गलत है कि इन्होंने 5 राज्यों को जीता है और इनका लक्ष्य 2024 के पहले 10 और राज्यों में चुनाव होने हैं, उनको भी जीतना है और लोकसभा चुनाव तो जीतना ही है। लेकिन हमारा कहना यह है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 सालों से देख लिया और इन 8 सालों में कौन सा ऐसी उपलब्धि इन्होंने हासिल किया जिससे कि इन्हें फिर से जिताया जाए और इन्हें फिर से सत्ता में लाया जाए 2024 में। नाकामियां, डूबती अर्थव्यवस्था, महंगाई आज कहां पर है, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की कीमत हर रोज बढ़ रही है और देश आर्थिक कंगाली के कगार पर खड़ा है। अगर यही हालत हमारी अर्थव्यवस्था की रही तो हमें आर्थिक इमरजेंसी लगाने से कोई नहीं रोक सकता है और आर्थिक इमरजेंसी लगने पर देश की क्या दुर्गति होगी, कर्मचारियों की कितनी दुर्गति होगी, नागरिकों की कितनी दुर्गति होगी, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, सोच लें तो अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपातकाल तो नहीं, घोषित रूप से तो नहीं है, लेकिन अघोषित रूप से आपातकाल एक लंबे समय से चल रहा है। विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देना, विपक्ष को नखदंत विहीन कर देना या विपक्ष का सफाया करने की बात कहना, यह लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। और जिस ढंग से विपक्ष के साथ व्यवहार प्रधानमंत्री करते हैं, कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त करने और कांग्रेस के लोगों को तोड़ लेने, लालच दे करके, पद दे करके, सीटें दे करके, पैसे दे करके जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ने का काम किया है उसे भी आपने अच्छी तरह से देखा है। और इनका जो अघोषित आपातकाल चल रहा है उसमें सरकारी एजेंसियां, ईडी, आईडी, आईटी, सीबीआई, जितनी भी एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग किस ढंग से हो रहा है उसे भी आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगता है कि सारे अपराधी, सारे कर चोर, सारे माफिया विपक्ष में ही हैं, सत्ता पक्ष में एक भी नहीं है। क्योंकि सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उसे कभी मानती ही नहीं कि हाँ, यहां पर क्रिमिनल हो सकते हैं, यहां पर माफिया हो सकते हैं, यहां पर भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, यहां पर घूसखोर हो सकते हैं। बल्कि विपक्ष से जो लोग इनकी पार्टी में आ जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं और जो लोग विपक्ष में होते हैं वो इनके दुश्मन पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और इन दुश्मनों के साथ दुश्मनी निभाने के लिए किस तरह से सीबीआई, आईटी, ईडी, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है उसे आप अच्छी तरह से देख और समझ रहे हैं। जितनी भी भाजपा के अलावा सरकारें हैं प्रदेशों में, इनकी कार्रवाई हर जगह चल रही है। हर जगह
वहां के मंत्रियों को, वहां के विधायकों को, वहां के सांसदों को, बड़े पद पर के बैठे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह इनकी एजेंसियां काम कर रही हैं। तो देश किस हालात में है और राष्ट्रीय संकट कितना गहरा गया है और गहराता जा रहा है, इसे जनता को सोचना पड़ेगा, मतदाताओं को सोचना पड़ेगा। वरना एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, खेती किसानी तबाह हो जाएगी, उद्योग धंधे तबाह हो जाएंगे और फिर इंसान को जीने के लिए, रोटी कपड़े और मकान के लिए तरसना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की इन गलत नीतियों, कुत्सित विचारधाराओं से जिस तरह से देश में हाहाकार मचने की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, इससे आंखें मूंद लेना गलत होगा। किसान आंदोलन से ही यह बात उठ करके सामने निकली है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करने की जरूरत है। और सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि बेरोजगार और इस देश के लाचार, गरीब, अल्पसंख्यक, हर कोई यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। इसको देखने के लिए 2014 में लाया गया था, लेकिन यह विकास के बजाय विनाश के रास्ते पर देश को ले जा रही है। वो चाहे देश को बेचने की बात हो, निजीकरण के नाम पर अडानी, अंबानी और पूरे कारपोरेट को खुश करने और उन्हें औने पौने दाम में सरकारी कंपनियों को, सरकारी संसाधनों को बेचने का काम हो रहा है। देश को एक गृह युद्ध की ओर झोंका जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकरण, दंगे भी होंगे। जिस तरह से माहौल चल रहा है, ऐसे में दंगे होना स्वाभाविक है। जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, आए दिन इनके हिंदू संत महात्मा और कट्टरपंथी हिंदू किस ढंग से भाषणबाजी करते हैं, वक्तव्य देते हैं, जहरीले विवादास्पद बातें करते हैं, उसे हर किसी ने देखा है और आगे और विभत्स रूप में देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास अब विकास के बूते चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है। इसलिए ये छद्म राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके, भारत की साझा संस्कृति को नष्ट करके और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने खड़ा करके वोट जीत हासिल करना चाहती है। और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन और इनका जो हिंदू ब्रिगेड है, आरएसएस है, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, साधु संत हैं, ये किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरह से देश को आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। इन्होंने जो विकास के फार्मूले गिनाए थे, सबका साथ सबका विकास और स्मार्ट सिटी बनाना, देश को हाईटेक करना, गांव को गोद लेना, बुलेट ट्रेन 15-15 लाख हर देशवासी को देने की बात सब का सब जुमला और फ्रॉड ही साबित हुआ है। आप अगर एक भी उपलब्धि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बता दें
तो बहुत बड़ी बात होगी। उपलब्धियां तो दूर, बल्कि देश को बेचने, देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने, आतंकवाद का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने, काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने और ईवीएम का खेला खेलने के लिए जिस तरह से मोदी सरकार सभी राज्यों में और पूरे देश में काम कर रही है, इससे तो इसकी हिटलरशाही, इसका फासिज्म और इसका दक्षिणी पंथ का घिनौना चेहरा ही सामने आता है। तो जो अघोषित आपातकाल चल रहा है, इसमें हर वर्ग की दुर्गति हो रही है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, ब्राह्मण हो, कोई भी नहीं बचेगा इनकी कुटिल नीतियों से, इनकी घटिया सोच से और इनके गलत बर्ताव से। तो अगर हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, तो मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। पहले राज्यों से शुरुआत कीजिए, जिन 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, यहां इनका सफाया करना जरूरी है। उसके बाद फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इनका सुपड़ा साफ करना है, नहीं तो देश को ये डुबो चुके हैं और ऐसा भी समय आ जाएगा जब न देश बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा और न देश के मतदाता बचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनकी हिंदूवादी सोच को तिलांजलि देते हुए भारतीय जनता पार्टी की विदाई के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, इनके खिलाफ मतदान करना पड़ेगा और इन्हें सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े सो करना पड़ेगा। हमें संविधान बचाना है, देश बचाना है, राष्ट्र बचाना है, धर्मनिरपेक्षता को बचाना है और सबसे बढ़कर के भारत राष्ट्र को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।